हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। क्लास 12th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये फिजिकल केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। चलिए देखते हैं क्या चैप्टर है, क्या क्या इसके अंदर बातें होकर आएंगी। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर का नाम जैसा कि मैंने बोला सॉल्यूशंस। अब देखिए इस टॉपिक के अंदर हमें जो सबसे पहली चीज पढ़नी पड़ेगी दैट इज गोइंग टू बी कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है? एक शरबत, एक सॉल्यूशन के मिठास के स्तर को बताने के लिए हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, उन तरीकों की ही हम यहां पे पढ़ाई करेंगे। वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा हुआ है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर के एंड में, ठीक है, या सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का जो चैप्टर था उसके एंड में आपने ये वाली चीज पढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी एक बार आपको एक रिवीजन करवा दिया जा रहा है ताकि आगे की जो स्ट्रेन अंदर पढ़ाई होकर आए इस चैप्टर में वो आपके लिए कंफर्टेबल रहे। ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए जो कंसंट्रेशन टर्म्स टॉपिक है उसके अंदर सबसे पहली जो कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास रहती है दैट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी। सिंबल जो रहता है दैट इज कैपिटल एम। दिस इज द कंसंट्रेशन टर्म। देखिए इसको कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं, इसको डिफाइन करते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। कई बार डेफिनेशन से ज्यादा इसका फॉर्मूला यूज होकर आ रहा होता है। चलिए इसके फॉर्मूले के ऊपर मूव करते हैं। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला आता है उसके अंदर हम ऊपर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन टू बी टेकन इन लीटर्स। ठीक है, ये पहली कंसंट्रेशन टर्म हो गई। मोस्ट कॉमन कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी होती है। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर आते हैं। द कंसंट्रेशन टर्म नेम इज मोलैलिटी। इस कंसंट्रेशन टर्म में क्या इन्वॉल्व हो कर आएगा, चलिए एक बार ये देखते हैं। तो यहां पे हम डिफाइन कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन। इस बार प्रेजेंट नहीं बोलना है हमको, इस बार जो हम बोलेंगे दैट इज गोइंग टू बी क्या, डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या निकल कर आता है हमारे पास में। तो यहां हम बोल देंगे इसका जो सिंबल रहता है दैट इज स्मॉल एम। न्यूमिनेटर में सेम चीज आएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। डिनोमिनेटर में जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज सिंपली गोइंग टू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट टू बी टेकन इन किलोग्राम। दिस इज गोइंग टू बी योर क्वांटिटी। ठीक है, मोलैरिटी की बात कर ली, मोलैलिटी की बात कर ली। एक और कंसंट्रेशन टर्म है जो इस चैप्टर के अंदर काफी यूज होकर आ रही होती है, दैट टर्म इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। कई सारे क्वेश्चंस के अंदर उसका यूज होकर आएगा। चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो जो तीसरी टर्म मेरे पास यहां पे आने वाली है दैट टर्म इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन। वैसे तो नाम से ही काफी चीजें इंडिकेट होकर आ रही हैं, लेकिन ठीक है, हम जो इसका सिंबल यूज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल एक्स। एंड उसी मोल फ्रैक्शन सिंबल के हिसाब से हम किस तरीके से बातचीत करेंगे एक बार देखें। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट किस तरीके से लिख दिया जाएगा, ऊपर आ जाएंगे सोल्यूट के मोल, नीचे आ जाएंगे सोल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। अब देख भी सकते हैं ये एक फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा इसीलिए हमने टॉपिक का नाम क्या रख दिया है, मोल फ्रैक्शन रख दिया है। स्मॉल एन मैंने जहां पे भी यूज किया है ये मोल की संख्या को इंडिकेट कर रहा होगा। दिस इज योर टॉपिक जो हमने थोड़ा सा रिवाइज किया। कौन सा टॉपिक? कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, चलिए अब एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हेनरीज लॉ के बारे में, या इन जनरल मैं बात करूं तो हम गैसेस की सोल्युबिलिटी इन लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वहीं से ही बातचीत शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। ओके, नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला तो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स।
जब सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स के बारे में हम बात करेंगे तो यहां पे हम देख पाते हैं क्या चीज, देखिए एक बार अपने पास में, दिस इज योर टॉपिक। मैं यहां पे क्या क्या करने वाला हूं, उन फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले हैं। देखिए वैसे आप में से कई लोगों को पता भी होगा, कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर भी हम देखते हैं जो टैंगीनेस होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिसॉल्व्ड CO2 इन इट। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि गैसेस डू डिसॉल्व इन लिक्विड्स। ठीक है, उसी के बारे में यहां पे बातचीत करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार, व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। जो हमें यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करने हैं, उसके अंदर हमारे पास जो पहला फैक्टर आ जाता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरीके से सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा, चलिए एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। तो हम यहां पे ये वाली बात बोलेंगे, आपको पता भी होगा ये वाली बात कि कोल्ड ड्रिंक जब तक ठंडी होती है तब तक उसके अंदर CO2 डिसॉल्व रहती है। जब कोल्ड ड्रिंक को गर्म कर दिया जाए तो हम बोलेंगे उसके अंदर डिसॉल्व CO2 एस्केप कर जाती है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम देखेंगे क्या होएगा, सोल्युबिलिटी कम होती हुई देखी जाएगी। इस टाइप की चीज बोली जा सकती है। ठीक है, इसी बात को हम इस तरीके से भी रिलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं, फिशेस वगैरह होती हैं, उनके लिए बोला जाता है कि दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स देन इन वार्म वाटर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर वाटर वार्म है तो क्या होएगा, टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब उस पानी के अंदर डिसॉल्व्ड CO2 क्या होगी, कम। अब अगर CO2 कम डिसॉल्व्ड है तो हम बोल सकते हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज इजीली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये वाली बात बोली जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बातचीत यहां पे शुरू करते हैं। टेम्परेचर के बाद जो अपने पास सेकंड डिपेंडेंस आ रही होती है दैट इज द डिपेंडेंस ऑफ क्या, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर की डिपेंडेंस हमको देखनी है। आपको पता भी होगा ये वाली बात कि जब कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस को डिसॉल्व किया जाता है या जब सोडा वाटर बनाया जाता है तो हम गैस को प्रेशर के साथ डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर का इफेक्ट है ये हम किसके थ्रू पढ़ रहे होते हैं, वी टॉक अबाउट द टॉपिक कॉल्ड हेनरीज लॉ हियर। टॉपिक का नाम मैंने क्या बोला, द टॉपिक्स नेम इज हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या बोल रहा होता है, चलिए एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं। हेनरीज लॉ सिंपल ये वाली बात करता है कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। देखिए सोल्युबिलिटी की बात करने वाले हैं हम, यहां पे हम बोलेंगे सोल्युबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगी, तो इट कम्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मतलब अगर गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी भी ज्यादा होकर आएगी, अगर पार्शियल प्रेशर कम है तो सोल्युबिलिटी भी कम होकर आएगी। ठीक है, इसके लिए जो अपने वो मैथमेटिकल रिलेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। द रिलेशन इट इज एक्चुअली लाइक P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, देखिए P तो पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट करेगा, KH जो यहां पे है दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसको भी लिख देते हैं, चलिए यहां पे द टॉपिक इज, जैसा कि मैंने बोला, हेनरीज लॉ, तो इसीलिए कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। साथ में अपने पास x आ रहा है। x क्या था आपको बताया भी गया था अभी थोड़ी देर पहले, रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन है। तो ये जो x है ये मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। और मोल फ्रैक्शन किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब खुद ही सोच के देखिए, क्या आपको लगता है अगर गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी लिक्विड में ज्यादा होगा? अगर एक गैस की सोल्युबिलिटी कम है तो उसका मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। तो बेसिकली ये वो रिलेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोल्युबिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, इस टाइप की बात यहां पे बोली जा सकती है। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, हेनरीज लॉ के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की जो बात मैंने करी यहां पे KH, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए P हम जानते हैं गैस का प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन के साथ मैंने आपको पहले ही कंफर्टेबल करवा दिया है। हमारे लिए जो नई चीज यहां पे बच गई है दैट इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो अब हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट के अंदर अपने को दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो हमें ये याद रखना है, यहां पे देखिए इसके बारे में मैं दो बातें बता रहा हूं। यहां एक बात तो मैंने क्या बोला कि अगर गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा है तो हम देखेंगे उसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट कम होगा एंड वाइस वर्सा।
ऐसा कैसे इमेजिन कर सकते हैं? देखिए इस मैथमेटिकल रिलेशन को देखिए एक बार, शायद आपको समझ में आ भी रहा होगा यहां से ये वाली बात कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो बताइए सोल्युबिलिटी ज्यादा तो केएच कम, केएच ज्यादा तो सोल्युबिलिटी कम होकर आ गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर गैस की सोल्युबिलिटी को रिलेट करें किसके साथ में, केएच के साथ में, तो वी कैन सिंपली से सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो केएच क्या हो जाएगा, कम होकर आ जाएगा। तो पहली बात मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा इंप्लाइज केएच कैसा होकर आ जाएगा, कम होकर आ जाएगा। बोथ आर गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ऐसी बात सोचनी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात यहीं पे करते हैं अपने पास में। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होकर आ सकता है, एक बार ये भी देखते हैं क्या कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट और किस बात के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने काम की एक और चीज है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर। अब मुझे बताइए, ये अपन ने पहले भी देखा ना, अभी टेम्परेचर बढ़ाने पे तो सोल्युबिलिटी क्या हो रही है, कम होकर आ रही है। चलिए यहीं पे देखने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर हमने चेंज किया, सोल्युबिलिटी कम हो गई। क्या आपको लगता है अगर सोल्युबिलिटी कम हो गई फिर तो केएच को बढ़ना पड़ेगा ताकि पी कांस्टेंट रहे? इसका मतलब हम ये वाली बात बोल सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ गैस ज्यादा के साथ तो केएच का रिलेशन देखा था, अब जो बात करेंगे वो टेम्परेचर को रिलेट करके करेंगे। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज टेम्परेचर ज्यादा होगा तो केएच की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर एक गैस की बात करें तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच भी बढ़ जाएगा क्योंकि सोल्युबिलिटी कम होती हुई देखी जाएगी। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हमने क्या किया, थोड़ा बहुत हेनरीज लॉ कांस्टेंट के बारे में यहां पे बात कर ली, और जो मेन रिलेशन है वो अपने को याद रखना रहेगा, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के इस टॉपिक के ऊपर आते हैं वो इसी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व होकर आएंगे। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। लेट अस ट्राई टू डिस्कस दैट। ओके, नाउ मूविंग टू दैट क्वेश्चन जो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है यहां पे। देखिए व्हाट इज गिवन टू यू, आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है CO2 के लिए। ठीक है, देखिए प्रेशर की यूनिट की टर्म में दी हुई है आपको, हाँ टेम्परेचर के साथ दिया हुआ है। व्हाट यू आर आस्क्ड इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर इतना प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। अब देखिए आपको प्रेशर दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है CO2 के कितने मोल डिसॉल्व होकर आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार यहां पे इसको कैसे रिलेट किया जा सकता है। व्हाट आई एम सिंपली गोइंग टू टॉक अबाउट इज, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमको पता है रिलेशन जो अपना है वो तो क्या था, मैंने आपसे बोला भी था, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर क्या आ जाएगा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखते हैं यहां पे वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। देखिए प्रेशर ऑफ द गैस अपने को कितने के बराबर दे रखा है, यू आर गिवन द वैल्यू एज 2.53 इंटू 10 की पावर 5। दिस इज गिवन टू यू द वैल्यू ऑफ प्रेशर। हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितने के बराबर दिया हुआ है, यू कैन सी द वैल्यू गिवन टू यू इज 1.67 इंटू 10 की पावर 8, 1.67 इंटू 10 की पावर 8 इनटू, अब जो हमारे पास यहां पे आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी क्या, मोल फ्रैक्शन वाली क्वांटिटी हमारे पास आनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए ऊपर मैंने लिख दिया क्या, गैस के मोल। एक्चुअली देखें तो आपको समझ में आ रहा होगा वही अपने को कैलकुलेट भी करना है। हाँ तो यहां मैंने लिख दिया क्या, गैस के मोल। मोल फ्रैक्शन लिखूंगा तो बताइए क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा मोल्स ऑफ द गैस, नीचे अपने पास जो आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी क्या, मोल्स ऑफ द गैस, साथ में आ जाएगा क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर। हमको जो अमाउंट दिया हुआ है देखिए अपने को 500 ml ऑफ सोडा वाटर दिया हुआ है। 500 ml ऑफ सोडा वाटर से हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं डेंसिटी ऑफ द वाटर को तो हमने क्या कर लिया 1 ग्राम पर ml के बराबर ही ले लिया, तो 500 ml का मतलब 500 ग्राम होकर आ गया। और अगर 500 ग्राम अपने पास सोल्यूशन होकर आ गया है, क्या मैं सीधा 18 से डिवाइड कर दूं और ये मेरे पास क्या आ गया बताइए, वाटर के मोल्स निकल कर आ गए। गैस के मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर इज गोइंग टू गिव मी मोल फ्रैक्शन। यहां से अगर अपन सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे किसके मोल्स आ जाने वाले हैं, CO2 के मोल आ जाने वाले हैं। वही अपने को कैलकुलेट करना था, जो भी वैल्यू आएगी वही अपना आंसर निकल कर आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हमने क्या सीखा यहां पे, हमने हेनरीज लॉ के बारे में बातचीत करी, थोड़ा बहुत हेनरीज लॉ कांस्टेंट को भी डिस्कस करा, टेम्परेचर के साथ भी उसकी डिपेंडेंस को समझने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक के अंदर जो अपने पास में
चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशंस, उसके अंदर जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। दैट बातचीत इज गोइंग टू बी समथिंग रिगार्डिंग राउल्ट्स लॉ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है यहां पे। चलिए देखते हैं एक बार राउल्ट्स लॉ में कैसे चीजें होकर आएंगी, क्या क्या डिस्कशन होना चाहिए। देखिए व्हाट आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट इज, जैसा कि मैंने बोला मेरे टॉपिक का नाम क्या, राउल्ट्स लॉ। अभी अभी हमने हेनरीज लॉ पढ़ा, अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज क्या, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ हम किसके लिए बातचीत करने वाले हैं, तो आई एम सेइंग राउल्ट्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स, टू वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स। दो वोलेटाइल मिसिबल लिक्विड्स के लिए हम क्या करने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ की पढ़ाई करने वाले हैं। चलिए देखते हैं एक बार राउल्ट्स लॉ क्या बताता है, कैसे चीजों को रिलेट करता है। लेट अस टॉक अबाउट दैट, ठीक है। ओके देखिए राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या बोलता है अपने से। सबसे पहले तो व्हाट आई एम गोइंग टू गिव यू इज एन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट देखते हैं, उसके थ्रू चीजों को सीखेंगे, ठीक है। ओके देखिए व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मुझे क्या किया हुआ है, दो तरीके के लिक्विड्स को यहां पे मिक्स करके दे दिया गया है। व्हाट आई एम सेइंग इज आई एम हैविंग लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी है, ठीक है। मैं यहां पे दोनों का जो मोल फ्रैक्शन अज्यूम करके चल रहा हूं, दैट इज इसका मोल फ्रैक्शन XA है, इसका मोल फ्रैक्शन XB होगा। और आपको पता है सारे फ्रैक्शन मिलके तो 1 के बराबर ही हो जाते हैं, तो यहां पे हमने ये बोल दिया दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आ जाएगा, 1 के बराबर निकल कर आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला कि दोनों ही लिक्विड्स कैसे नेचर के हैं, वो वोलेटाइल नेचर के, तो हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या हुआ होगा, वेपर्स हमारे पास बनकर आए होंगे। कुछ तो मैंने इस तरीके से वेपर्स को देखिए आपके लिए इंडिकेट कर दिया है, कुछ वेपर्स को मान लो मैंने क्या कर दिया, डॉट की फॉर्म में इंडिकेट कर दिया। देखिए दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, तो हमको पता है वेपर के अंदर भी दो तरीके के वेपर्स बनकर आ रहे हो, ठीक है। हाँ अब वेपर के अंदर अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन के बारे में, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली वेपर्स ऑफ ए प्लस वेपर्स ऑफ बी, ठीक है। हाँ हम बात करते हैं किसके बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में। राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा होता है एक बार देखेंगे। देखिए यहां आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि ये जो डॉट वाले वेपर्स हैं ये भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो मैंने यहां पे गोलों की फॉर्म में बनाए हुए हैं वो भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं हमने ऐसा इमेजिन कर लिया कि इसके कारण जो प्रेशर होगा लेट अस कॉल इट PA, इसके कारण डॉट्स के कारण जो प्रेशर होगा लेट अस कॉल इट PB। अब ये PA PB क्या है ये देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे चीजों में। ओके तो व्हाट आई एम सेइंग इज PA का जो नाम मैंने रखा हुआ है यहां पे, दैट इज गोइंग टू बी क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। ऐसी PB जो हमारे पास आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। एक हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, एक हो गया पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए वेपर प्रेशर पहली चीज क्या होती है वो फील करते हैं थोड़ा सा, फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, पार्शियल वेपर प्रेशर के बारे में, ठीक है। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है, जब एक लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में होता है तब हम बोलते हैं कि जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट करेंगे दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। यहां पे मैंने पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया, हो सकता है आपने ये वाली चीज क्लास 11th के अंदर गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ी होगी कि जब भी दो मिक्सचर इन्वॉल्व, दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हैं साथ में प्रेजेंट है, मतलब मिक्सचर प्रेजेंट है, देयर वी प्रेफर टू यूज द वर्ड क्या, पार्शियल प्रेशर। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी आपने जब भी गैसियस मिक्सचर की बात करी थी तो हमने क्या वर्ड यूज किया था, पार्शियल प्रेशर वर्ड यूज किया था, वही पार्शियल प्रेशर वर्ड हमने यहां पे यूज किया हुआ, ठीक है। ओके नाउ लेट अस टॉक अबाउट, जैसा कि अपना मेन टॉपिक था जो मैंने बोला भी था क्या, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा होता है ये देखते हैं एक बार। देखिए राउल्ट्स लॉ का जो मेन स्टेटमेंट अपने पास रहेगा दैट इज गोइंग टू बी, तो व्हाट आई एम सेइंग इज पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure of a component is proportional to mole fraction of that component in liquid mixture,
मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर। देखिए अब यहां पे हम किस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर ये हमारा रिलेशन है राउल्ट्स लॉ का, तो हम मैथमेटिकली इस तरीके की बात बोल पाएंगे कि पीए शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ऐसे ही आ जाएगा पीबी शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। अगर ऐसा रिलेशन है तो वी कैन सिंपली से दैट यहां पे हमको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहिए, कांस्टेंट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे, वी वुड गेट द रिलेशन एज पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट। ऐसे ही हमारे पास जो दूसरा रिलेशन आ जाएगा दैट इज गोइंग टू बी पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी बी नॉट। देखिए पी ए पी बी क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं, एक्स ए एक्स बी क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब जो मेरे पास क्वांटिटीज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, पी ए नॉट पी बी नॉट आ रहे हैं। ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, चलिए एक बार इसके बारे में भी बातचीत करते हैं। ये रिलेशन वैसे अपने को याद रखना रहेगा, पी ए नॉट पी बी नॉट क्या बता रहे हैं, तो व्हाट आई एम सेइंग इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। बेसिकली अगर हम सिर्फ ए लें तो जो वेपर प्रेशर आएगा, देखिए यहां तो हमने मिक्सचर लिया हुआ है, अगर हम सिर्फ ए लेंगे तो जो प्रेशर आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पी ए नॉट, सिर्फ बी लेंगे तो जो प्रेशर आएगा दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड पी बी नॉट। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट बात अपने लिए यहां पे क्या रह रही होती है कि देखिए अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करके यहां पे रखे हुए हूं तो प्रेशर भी आपस में जुड़ जाने चाहिए। तो बेसिकली अगर ये ऐड कर दिए जाएं तो मैथमेटिकली क्या रिलेशन हमारे पास ऑब्टेन होकर आ जाता है, वी गेट द रिलेशन पी टोटल इज इक्वल टू, वी गेट इट एज पी ए प्लस पी बी। और हम देखते हैं जो पी ए प्लस पी बी आ रहा है इसी को कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। दिस इज द वे जिससे हम क्या करने वाले हैं, राउल्ट्स लॉ के थ्रू टोटल वेपर प्रेशर को रिलेट करने वाले हैं। ए का पार्शियल वेपर प्रेशर प्लस बी का पार्शियल वेपर प्रेशर रिलेटेड इन दिस वे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है, अगर अपने को मोल फ्रैक्शन के बारे में बहुत क्लियर जानकारी नहीं हो तो वी शुड रिमेंबर दिस थिंग दैट दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना आने वाला है, 1 के बराबर आने वाला है। ओके ओके, व्हाट आई एम डिस्कसिंग हियर इज, ध्यान रखिए आपको अलग अलग क्या दिया हुआ हो सकता है इस केस के अंदर। व्हाट आई एम सिंपली सेइंग इज you might be given an idea about ओके देखिए बेसिकली अपने पास जो यहां पे रिलेशन लिखा हुआ है वो इस तरीके का रिलेशन निकल कर आ गया है। हमें क्या करना पड़ सकता है, इस चीज का कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, इसके ऊपर बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार यहां पे। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास वो क्या हुआ, राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट होकर आया। ठीक है, हाँ अगर एक सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है तो हम क्या बुलाएंगे उसे, आइडियल सॉल्यूशन नाम से बुलाएंगे। यहीं पे मैं ये वाली बात भी मेंशन कर देता हूं, क्या एक टर्म यूज करी जाती है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज क्या, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम बेसिकली बोल सकते हैं क्या, सॉल्यूशंस ओबेइंग राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर्स एंड कंपोजिशन। सारे टेम्परेचर और कंपोजिशन पे अगर राउल्ट्स लॉ ओबे होकर आ रहा है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम दे देंगे, आइडियल सॉल्यूशन का नाम दे देंगे। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं आइडियल जैसी तो कोई चीज होती नहीं है, कई बार कुछ ना कुछ गड़बड़ियां देखी जा रही होती हैं, तो यहां पे भी ऐसा ही देखा जाएगा, हमें कई सारे सॉल्यूशंस ऐसे मिलेंगे जो राउल्ट्स लॉ से डेविएशन शो कर रहे होंगे। लेट अस टॉक अबाउट दैट कॉन्सेप्ट कि जब राउल्ट्स लॉ से डेविएशन होता है तो क्या बिहेवियर आता हुआ देखा जाएगा। लेट अस डिस्कस दैट कॉन्सेप्ट। ओके ओके, तो जैसा कि मैं यहां पे आपको बता रहा हूं राउल्ट्स लॉ से डेविएशन के बारे में, लेट अस टॉक अबाउट दैट कॉन्सेप्ट नाउ। यहां पे हम लोग जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ।
ठीक है, यहां मैं तीन तरीके के केसेस कंपेयर करने वाला हूं। देखिए पहला केस तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस द थ्री केसेस हियर। एक तो मैंने बोला जैसा कि हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास में, दूसरा हमारे पास जो केस हो सकता है दैट इज गोइंग टू बी क्या, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी क्या होता है, दो वैरायटी के देखे जा रहे होते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमको एक केस कैसा मिल जाएगा, तो हम बोल सकते हैं एक केस हमें मिलेगा पॉजिटिव डेविएशन वाला, दूसरा केस जो हमें मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव डेविएशन वाला। टॉकिंग अबाउट आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, ये क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए एक बार देखते हैं। यहां पे पहली चीज जो हमको ध्यान रखनी है क्या, हाउ टू क्लासिफाई देम, कैसे इसको क्लासिफाई किया जा रहा होता है। तो ये देखिए एक बार, आइडियल सॉल्यूशन के केस में हम क्या देखेंगे, हम ऐसा देखेंगे कि पी टोटल की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रही है वो राउल्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग ही आ जाती है। क्या, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। आपको पता है दिस वाज द रिलेशन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। देखिए राउल्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इतनी होनी चाहिए थी, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू इतनी आ रही है, दोनों सेम आ रही हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं राउल्स लॉ ओबे होकर आ रहा है। पर अगर कुछ गड़बड़ी हो तो वो क्या हो सकती है वो देखते हैं एक बार। देखिए पॉजिटिव डेविएशन टर्म हम कब इस्तेमाल करेंगे, जब हम ये बोलेंगे कि पी टोटल एक्सपेरिमेंटल जो हमारे पास निकल कर आए, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर आ जाए एज कंपेयर टू एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। देखिए इसका मतलब राउल्स लॉ के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आनी चाहिए थी प्रैक्टिकली उससे ज्यादा वैल्यू निकल कर आ रही है। क्यों होता है ऐसा, ये मैं भी आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर वैल्यू उससे ज्यादा आने लग जाए देन वी कॉल द केस एज पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वैल्यू उससे कम आने लगेगी तो हम क्या बोल पाएंगे, हम यहां पे बोल पाएंगे कि इस बार पी टोटल एक्सपेरिमेंटल की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी लेस देन एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। बेसिकली ये अपने पास तरीका होता है जिससे हम क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को क्लासिफाई करने वाले हैं। दैट द वैल्यू नीड्स टू बी रिलेटेड विद रेस्पेक्ट टू क्या, राउल्स लॉ वाली वैल्यू। ठीक है, अगर उसके बराबर है तो राउल्स लॉ इज ओबेड, आइडियल सॉल्यूशन। अगर वैल्यू उससे ज्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू राउल्स लॉ वाली वैल्यू से कम आ रही है देन वी कॉल इट नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेता हूं जो इस तरीके का बिहेवियर शो करेंगे, और फिर हम यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए आइडियल सॉल्यूशन वाले जो एग्जांपल्स हमारे पास रहते हैं, 2000 एक एग्जांपल जो रहता है दैट इज बेंजीन प्लस टॉल्वीन। यहां पे हम देखते हैं दोनों के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी सिमिलर नेचर के होते हैं, इसीलिए वी से दैट द बिहेवियर ऑफ द टू इज गोइंग टू बी द सेम। ये कॉमन एग्जांपल यहां पे होकर आ गया, कई बार ये एग्जांपल लिया जाता है। ठीक है, इसी तरीके कुछ और एग्जांपल भी हमको यहां पे मिल सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी, वी कैन हैव द एग्जांपल लाइक हेक्सेन प्लस हेप्टेन। पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो अपने को एग्जांपल्स ध्यान रखने होंगे दैट इज गोइंग टू बी, चलिए एक दो एग्जांपल्स मैं यहां पे बताता हूं आपको। सबसे कॉमन एग्जांपल जो रहता है दैट इज गोइंग टू बी C2H5OH, इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, अब देखिए इथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, खास बात ये इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो दोनों एक दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। अब बताइए अगर मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए तो क्या होएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम मतलब लिक्विड मिक्सचर ज्यादा उड़ने लगेगा, और अगर ज्यादा उड़ने लगेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ उससे ज्यादा वेपर प्रेशर आने लगेगा। ठीक है, देखिए एक फेमस एग्जांपल मैंने आपके लिए यहां पे लिखी दिया, इथेनॉल प्लस वाटर का एग्जांपल। एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल लिखा हुआ है दैट इज एसीटोन प्लस इथेनॉल। ये जो मिक्सचर है इसके अंदर भी ऐसा ही बिहेवियर देखा जा रहा होता है। दीज टू आर वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। इथेनॉल बेसिकली यही है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड केस। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी दैट इज क्या, नेगेटिव डेविएशन।
नेगेटिव डेविएशन के अंदर जो हमारे पास सबसे कॉमन एग्जांपल देखने को मिल रहा होता है दैट इज क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। अब देखिए क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन के अंदर क्या देखा जाता है, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के बाद दे डेवलप हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग ईच अदर। और अगर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो बताइए जुड़ गए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब इनका वेपराइज होना मुश्किल होकर आ जाएगा बिकॉज नाउ दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। इसीलिए हम यहां पे ये वाली बात बोलेंगे कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन विल शो नेगेटिव डेविएशन, जितना उड़ना चाहिए था उससे कम उड़ रहे होंगे। ठीक है, इसी का एक और एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दे टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ फिनॉल प्लस एनिलीन। फिनॉल और एनिलीन को अगर मिक्स कर दिया जाए तो भी हम देखते हैं मिक्सचर कैसे बिहेव कर रहा होगा, नेगेटिव डेविएशन की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे अपन थोड़ी सी एक बातचीत करते हैं किसके बारे में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन आइडियल है या पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने को यहां पे देखनी पड़ेगी दैट इज गोइंग टू बी, देखिए अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन की बात करूं तो कई बार यहां पे बोला जाता है कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि 10 ml एक लिक्विड का लेते हैं, 10 ml दूसरे लिक्विड का लेते हैं, तो हम देखते हैं मिक्सचर का जो वॉल्यूम आता है वो 20 ml आ रहा होता है। ठीक है, हां इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि देखिए 10 एक का 10 ml दूसरे का 10 ml मिलाएंगे तो व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम 20 ml, एक्चुअल वॉल्यूम भी वही निकल कर आ रहा है, तब हम बोलेंगे नो डेविएशन इज ऑब्जर्व। ठीक है, अब थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, लेकिन कई केसेस में ऐसा होकर आता है कि मिक्सिंग के बाद में जो आपको वॉल्यूम मिल रहा होगा वो डिफरेंट वॉल्यूम मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो यहां हम देखेंगे यू विल गेट द रिलेशन एज डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। रिलेशन कैसे बोल रहा हूं, देखिए ऐसा कुछ होएगा, 10 ml है और इसमें मैंने क्या कर दिया 10 ml मिक्स कर दिया, तो हम देखते हैं मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम आ रहा होता है दैट कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 20 ml। ऐसा हो सकता है 10 ml मिक्स करें और रिजल्टिंग वॉल्यूम कितना आ जाए 21 ml के बराबर निकल कर आ जाए। ठीक है, ऐसा क्यों होकर आया? जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से खराब होकर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर दी थी। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीइंग डिक्रीज्ड, ये थोड़ा फैल के रहेंगे मतलब ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो। ठीक है, तो हम देखेंगे यहां पे 10 ml मिलाने पे जो वॉल्यूम आएगा वो 20 ml से ज्यादा निकल कर आने लगेगा। यहां पे देखिए मिक्सिंग के बाद क्या होकर आ रहा था, हमने बोला भी था मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे तो हमें क्या बोल देना चाहिए, इस बार उल्टा रिलेशन निकल कर आ रहा होगा, दैट इज सिंपली गोइंग टू बी डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा हो जाएगा, लेस देन 0 होकर आ जाएगा। एंड वी कैन से दैट इस बार क्या होना चाहिए, 10 ml है उसमें अगर 10 ml मिक्स किया जाएगा तो इस बार हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो 20 ml से कम आने वाला है बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो इस बार जो वॉल्यूम आएगा वो 20 ml से कैसा आएगा, कम आता हुआ देखा जाएगा। ठीक है, ओके, यहीं पे हमको थोड़ी सी एक बातचीत ये भी करनी पड़ेगी कि मिक्सिंग के बाद टेम्परेचर का क्या होकर आने वाला है। टेम्परेचर इंक्रीज होएगा, टेम्परेचर डिक्रीज होएगा, हमें इस चीज का थोड़ा सा डिस्कशन करना रहता है। ठीक है, चलिए वही पॉइंट एक बार डिस्कस करते हैं। यहां पे व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इस केस में, अब देखिए यहां पे जैसा कि मैंने बोला था मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, सेम है। इसीलिए हम यहां पे बोल सकते हैं क्या, नो टेम्परेचर चेंज ऑन मिक्सिंग। यहां मिक्सिंग पे कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होकर आएगा। इस केस में हमें देखना है यहां पे क्या होने वाला है। देखिए जैसा कि हमने बोला भी सही है वाली बात, यहां पे कैसा होने वाला है, मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे आ रहे हैं, कमजोर होकर आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, इसीलिए हम देखेंगे यहां पे क्या सिचुएशन होगी। देखिए अपन ने क्या किया, पुराने बॉन्ड तोड़े, ठीक है, और नए बॉन्ड बनकर आए होंगे। ठीक है, पुराने बॉन्ड तोड़ने में डेफिनेटली खर्चा ज्यादा होकर आ गया होगा और हम बोल सकते हैं नए बॉन्ड बनने पे कम हीट रिलीज होकर आई है। इसीलिए हम देख सकते हैं ओवरऑल इस बार जो मिक्सिंग रहेगी दैट इज गोइंग टू बी कैसी, एंडोथर्मिक रहेगी। और एंडोथर्मिक मिक्सिंग के कारण टेम्परेचर क्या होएगा, डिक्रीज होता हुआ देखा जाएगा।
ठीक है। अगर इस केस की हम बात करें, देखिए यहां पे क्या था, मिक्सिंग से पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे नहीं थे, लेकिन मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होकर आ गए। अगर मिक्सिंग के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गए हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नेचर रहेगा मिक्सिंग का, दिस इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक इन नेचर। और अगर एक्सोथर्मिक नेचर है तो बताइए इस बार टेम्परेचर डिक्रीज नहीं, क्या होएगा, इंक्रीज होता हुआ देखा जाएगा। ऐसा बिहेवियर हम यहां पे ऑब्जर्व करेंगे। ओके